नमस्कार साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेल का वीडियो पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने कोशिका से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे थे, जिसके अंदर में हमने पार्ट 1 में कोशिका का परिचय, कोशिका का सिद्धांत, कोशिकाओं को देखा। हमने पार्ट 2 में कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र और समसूत्री विभाजन के बारे में पिछले 2 वीडियो में हमने जाना। इस वीडियो नंबर 3 में हम अर्धसूत्री विभाजन और इन पिछले 1, 2 और इस तीसरे वीडियो के अंदर जो हमने पढ़े हैं कोशिका से संबंध में, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो नंबर 3 के अंत में लिया है। इसलिए आप हमारे इन तीनों वीडियो को कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए अवश्य देखिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप हमारे ये तीनों वीडियो देखने के बाद में कोशिका से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं, आप उसका आसानी से उत्तर दे सकेंगे और कोई भी परीक्षा में आपका कोशिका से संबंधित प्रश्न वंचित नहीं रहेगा। आप हमारे इन तीनों वीडियो को पूरा देखें। मेरे वीडियो कुछ लंबे होते हैं क्योंकि मैं उस वीडियो में उस टॉपिक से संबंधित समस्त जानकारी देने का प्रयास करता हूं और देता भी हूं, इसलिए वीडियो थोड़े लंबे होते हैं। आप धैर्य पूर्वक देखें, आपको निश्चित और 100% आपको परीक्षा की दृष्टि से इनका लाभ होगा। यह है हमारा वीडियो भाग 3, अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो बीजमैन ने की। इस विभाजन का नाम मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन को हम कहते हैं मियोसिस। तो 1905 में फार्मर और मूरे ने इसका नाम मियोसिस रखा। इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कि कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ओनली जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्ध मानी आधा, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं क्योंकि इस विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। जो कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन है वो 2, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, इस विभाजन में अपनी प्रतिकृति बनाकर, यानी कोशिका अपनी प्रतिकृति बनाकर अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करती है और द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था तक जाते हैं। अतः इसे विषम रूपी विभाजन कहते हैं। जैसे आपको यह चित्र दिखाया है कि इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के अंदर इसकी गुणसूत्रों की प्रतिकृति बन रही है और इसके अंदर डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं मियोसिस फर्स्ट से। जब मियोसिस सेकंड होता है तो ये एक कोशिका से इसमें गुणसूत्रों के ये डबल कॉपी डॉटर सेल न्यूक्लियाई सेकंड का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन है ये 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, जिसमें पहली अवस्था है प्रोफेज। इसमें समजात गुणसूत्रों के आपस में जोड़े बन जाते हैं। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? समजात गुणसूत्र है उनके आपस में जोड़े बन जाते हैं। इनमें क्रोमेटिन पदार्थ की अदला बदली होती है, जिसे जीन विनिमय कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है जीन विनिमय किसे कहते हैं? तो क्रोमेटिन पदार्थ की जो अदला बदली होती है उसे हम जीन विनिमय कहते हैं। देखिए मियोसिस फर्स्ट के अंदर अर्ली प्रोफेज फर्स्ट, यानी प्रोफेज की शुरुआत की अवस्था, मिडिल प्रोफेज कि इसके अंदर न्यूक्लियर एवलेन के अंदर क्रोमेटिन, ये आप यहां देखोगे तो ये क्या है? क्रोमेटिन है, जो पदार्थ की अदला बदली करते हैं ये क्रोमेटिन। द क्रोमेटिन बिगेन टू कंडेंस फॉलोइंग इंटरफेज। ये क्रोमेटिन कैसे होने सकते हैं? कंडेंस यानी संघनित होने लग जाते हैं। और मिडिल प्रोफेज में आते आते एलाइन द होमोलॉगस एंड क्रोमोसोम्स सॉल्टन, क्रोमोसोम्स है वो सॉल्ट होने लग जाते हैं। ये है प्रोफेज फर्स्ट। इस प्रोफेज फर्स्ट में विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। यह सबसे लंबी अवस्था है, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। वो कौन सी है? प्रोफेज फर्स्ट। दूसरी मेटाफेज फर्स्ट। इसमें केंद्रक
झिल्ली लुप्त हो जाती है। जब हम जैसे जैसे प्रोफेज से मेटाफेज आते हैं तो मेटाफेज में आते आते जो है केंद्रक झिल्ली है वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। समजात्र गुणसूत्र के जोड़े कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण इस मेटाफेज की खास बात है कि गुणसूत्र है वो कोशिका के मध्य, ये जो मध्य की रेखा है इसके ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं मध्य रेखा पर गुणसूत्र व्यवस्थित हो गए, ये मेटाफेज की विशेष व्यवस्था है। इसके बाद में तीसरा आता है एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट, समजात्र जोड़ों में से एक गुणसूत्र कोशिका के एक ध्रुव की तरफ और दूसरे ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। देखिए मेटाफेज के अंदर क्या हुआ, गुणसूत्र इसकी प्लेट पर बीच आ गए। एनाफेज पर जब हम जाते हैं तो गुणसूत्र है वो केंद्रों की ओर जाने लगते हैं, एक तरफ जाने लगते हैं और दूसरे तरफ। काइनेटोकोर द पेयर द क्रोमेटिन अप अक्रॉस द इक्वेटर टू ईच सेल, और कोशिका के प्रत्येक सेल पर ये जाने लग जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या आधा ही प्रत्येक ध्रुव पर पहुंचता है। अब देखिएगा आप यहाँ गौर से अपन देखेंगे तो जब एनाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र की जो संख्या है उसका आधा, गुणसूत्रों की संख्या का कितना, आधा ही ध्रुवों की ओर पहुंचता है। आधा उधर ध्रुव की ओर चला जाता है ऊपर के, आधे नीचे के ध्रुव की ओर चला जाता है। इसके बाद चौथी अवस्था आती है टीलोफेज अवस्था। आधे गुणसूत्र वाले दो केंद्रक बन जाते हैं। देखिए ये एक केंद्रक इधर बन गया, एक केंद्रक इधर बन गया, आधे आधे गुणसूत्र का। कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। वहां एक कोशिका थी, ये दो संतति कोशिका फर्स्ट और सेकंड में विभाजित हो जाती है। ये हमने देखा कि किस तरह अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था, और लास्ट में इनसे दो कोशिका विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसमें सारी क्रियाएं हैं वो समसूत्री विभाजन के जैसी ही होती हैं। तो ये है टीलोफेज के अंदर दोनों, और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है उसमें सारी क्रियाएं लगभग समसूत्री विभाजन के जैसे होती है। इसे समरूप विभाजन भी कहते हैं। किसको, अर्धसूत्री विभाजन को। इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं होती, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या में जो कमी होनी होती है वो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर ही हो जाती है। चूंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई कमी नहीं होती, इसलिए इसे समरूप विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन है इसका महत्व, इसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक पीढ़ी में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, क्योंकि जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं जो निषेचन के बाद पुनः संयोजित हो जाते हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि इनके द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। जैसे मेल और फीमेल दोनों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, परंतु 23 किससे होते हैं, मेल में, 23 फीमेल में, दोनों से मिलाकर 46 होते हैं। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इनकी गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, परंतु जब जनन की क्रिया होती है तो गुणसूत्रों की संख्या वही जो आने वाली संतान होती है उसमें 46 हो जाती है। अगर इस तरह अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो तो जैसे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो 46 गुणसूत्र माता से और 46 पिता से ये अगली पीढ़ी में 92 हो जाएंगे। फिर अगली पीढ़ी में इस तरह गुणसूत्र की व्यवस्था उपचुक हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन है वो गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब हमने जो तीनों वीडियो देखे उसमें कोशिका से संबंधित जो प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे आपने को पता लग जाए, आप सोच के इनका उत्तर दीजिए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है, यानी कोशिका के कौन से भाग में या कौन सा भाग है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। उत्तर होगा राइबोसोम। राइबोसोम किसके बने होते हैं, जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, वो किसके बने होते हैं, सोचिए उत्तर दीजिए। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है, या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये 8वीं क्लास से प्रश्न विज्ञान के अंदर आता है, और इसका उत्तर होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिकाएं हैं
वो बहुत सूक्ष्म होती है, इनकी आकृति अलग अलग होती है, पर ज्यादातर कोशिकाओं को हम सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लेडन एवं स्वान ने किया। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोशिका का जो भोजन का ऑक्सीकरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सभी सजीवों का विकास एक कोशिका से शुरू होता है, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो। हमें याद रखना है कि सभी सजीव है उनके विकास की शुरुआत एक कोशिका से होती है, फिर विभाजन होता है और एक पूर्ण सजीव का या जीव का निर्माण हो जाता है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। कोशिका के अंदर जो गतिविधि होती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। इसलिए केंद्रक को हम क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रक कहते हैं, कंट्रोलर भी इसको कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? छठी क्लास के अंदर जब कोशिका की शुरुआत होती है तब पढ़ाया जाता है, और हम भी जानते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सजीवों की एक ही खास बात है कि वो क्रियाशील कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों में संख्या आदि हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी कौन सी स्टेज पर आकर के गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है? तो वह है एनाफेज फर्स्ट। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? आदि हो जाती है। तो दोस्तों ये हमने कोशिका से संबंधित 3 वीडियो आपको दिए, और ये तीनों वीडियो में हमने पूरी कोशिका के बारे में, जो कि विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, उसको हमने आपको बताए। आपके पास ये वीडियो अगर किसी और के माध्यम से पहुंचा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी ऐसे वीडियो लाभदायक जो उनकी जिंदगी में, उनकी परीक्षाओं में, उनकी लाइफ में, उनकी पढ़ाई में आप सहयोग दें। सहयोग होगा, ये हमारे लिए भी एक सहयोग होगा। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जब भी हमारा चैनल देखें, वीडियो देखें, तो पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठें, जिससे कि इसके अंदर जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं उनको आप आपकी नोटबुक में नोट कर लें, और जितनी बार हो सके रिवीजन करें, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से बेटर है पढ़ी हुई चीज को बार बार रिवीजन करना। ये एक सफलता का मूल मंत्र होता है। आज के हमारे इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन होगा, समय खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है। दोस्तों, दौलत अगर खो जाती है तो हम उसको मेहनत से हासिल कर सकते हैं। खोया ज्ञान अध्ययन से, अगर हम ज्ञान को भूल चुके हैं तो अध्ययन करके उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य अगर हमारा कमजोर हो जाता है तो चिकित्सा से, संयम से हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। दुनिया की कोई ताकत, कोई दौलत उस खोए हुए समय को वापस नहीं लौटा सकती। इसलिए अपने समय का हमेशा सदुपयोग करें, हर पल का सदुपयोग करें, एंजॉय करें, और अपने प्रोग्रेसिव और सकारात्मक कार्य में लगाए। अपने जीवन की कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वो समय है। इसको सोच समझ करके अच्छे कार्यों के लिए खर्च करें। धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।